नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये है साल का 334वां दिन। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबरें बताने का। आपको खबर हम बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और खबरें दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल के हलचल के साथ यहाँ पर हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दिल्ली नगर निगम की 12 वार्डों में नए पार्षद चुनने के लिए आज उपचुनाव हो रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबले को राजधानी में भाजपा के नेतृत्व वाली रेखा गुप्ता सरकार के कामकाज पर एक तरह से जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि उपचुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे और इससे पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी आप दोनों ने उपचुनाव के प्रचार की और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा की कमान संभाली, और जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने अपनी पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व किया। दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता शहर भर में घूमे और इस करीबी मुकाबले में समर्थन हासिल करने के लिए अपील की। तो दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी का उपचुनाव है। ये 12 सीटों के लिए 53 उम्मीदवार है जो चुनावी मैदान में है। जिन 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 9 पर भाजपा का कब्जा था जब लास्ट इलेक्शंस हुए थे और 3 पर आम आदमी पार्टी का था। पिछले नगर निगम चुनाव दिसंबर 2022 में 250 सीटों पर चुनाव हुआ था। पार्टी की स्थिति में कई बदलावों के बाद वर्तमान एमसीडी सदन में भाजपा के 115 पार्षद है अभी, और भाजपा आज होने वाले इन उपचुनावों में लगभग 12-0 से ही जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर फिलहाल चल रही है। इससे 250 सदस्यों वाले नगर निगम सदन में 125 के पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक भाजपा पहुंच सके, ये कोशिश उनकी रहने वाली है। वहीं भाजपा के अच्छे प्रदर्शन से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कद बढ़ने की उम्मीद है और उनकी ई बस, स्वास्थ्य और बीमा कल्याण योजनाओं और छठ भक्तों के लिए व्यवस्थाओं के लिए एक सकारात्मक सार्वजनिक रिपोर्ट कार्ड पेश करने की उम्मीद है। पिछले नगर निगम चुनाव दिसंबर 2022 में 250 सीटों पर हुए थे और वहीं पार्टी की स्थिति में कई बदलावों के बाद वर्तमान एमसीडी सदन में भाजपा के 115 पार्षद हैं। और वहीं भाजपा रविवार को होने वाले यानी कि आज जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई नजर आएंगी, और जिससे 250 सदस्यों वाले नगर निगम सदन में 125 के पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकेंगे। तो देखिए दिल्ली एमसीडी उपचुनाव का गणित क्या है वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा भी देते हैं और बता भी देते हैं। 12 सीटों पर ये चुनाव होने हैं। आंकड़ा ये कहता है कि एमसीडी उपचुनाव का गणित देखिए जरा। 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी, 9 बीजेपी के पास सीटें थी और 30 नवंबर को यानी कि आज वोटिंग होनी है। 12 वार्डों में कुल 6,98,751 वोटर्स हैं जो वोट कास्ट करेंगे। पुरुष वोटर्स हैं इनमें 3,74,988। महिला वोटरों की संख्या है 3,23,710। थर्ड जेंडर वोटर्स 53 है और दिव्यांग वोटर्स 60 है। 18 साल के युवा वोटरों की संख्या 4,458 बताई जा रही है। मतदान के लिए 580 पोलिंग स्टेशंस निर्धारित किए गए हैं जहां पर वोट कास्ट किया जाएगा। आज किन 12 पार्षद सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं ये भी देखिए आप जरा। चांदनी महल, चांदनी चौक और साथ ही रिचाऊ कला और दक्षिणपुरी, संगम विहार और ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, द्वारका बी, मुंडका, नारायणा, ये जो सीटें हैं इन पर आज मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। चांदनी महल से आले मोहम्मद इकबाल और आप पार्षद चुने गए थे। चांदनी चौक से पुरनदीप सिंह सहनी आप पार्षद चुने गए थे। ये हम पिछले चुनावों की फिलहाल बात कर रहे हैं और आज मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है और शाम 5:30 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया होगी। अब देखने वाली बात होगी किन सीटों पर किसका कब्जा देखने को मिलता है। फिलहाल जो मुख्य मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टी दमखम भरती हुई नजर आई। दोनों ही पार्टी की तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा देखने को मिला। अब देखने वाली बात होगी कि किसका कब्जा इन 12 सीटों पर देखने को मिलता है। तो ये तो देखिए हमने चांदनी चौक की आपको बात बताई। दिचाऊ कला से भी हम आपको बता देते हैं।
दचाऊ कला से प्रेम कुमार चौहान थे जो लास्ट इलेक्शंस जीते थे। आप पार्षद यानी कि आम आदमी पार्टी से थे, काउंसलर बने। तीनों पार्षद अपने अपने इलाके से अब विधायक बन चुके हैं, इसलिए ये सीटें खाली हुई थी, वहां पर फिर से चुनाव हो रहा है। चांदनी महल भी एक बेहद रोचक वार्ड है जहां पर मुकाबला काफी रोचक देखने को मिलेगा। चांदनी महल वो वार्ड है जहां से आम आदमी पार्टी के पार्षद आली मोहम्मद इकबाल विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने। आम आदमी पार्टी के टिकट बंटवारे से नाराज विधायक आली मोहम्मद इकबाल और उनके पिता शोएब इकबाल बागी हो गए। आम आदमी पार्टी ने जैसे ही यहां से मुदस्सिर कुरैशी के नाम का ऐलान किया, शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये आले मोहम्मद इकबाल के पिता हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, आले मोहम्मद इकबाल ने नहीं दिया क्योंकि वो अपने मामा के लिए टिकट मांग रहे थे, ऐसा सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया। साथ ही उनके विधायक पुत्र आले मोहम्मद इकबाल ने भी बगावती तेवर दिखाते हुए पिता शोएब इकबाल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार इमरान चौधरी को अपना समर्थन दिया है। सोशल मीडिया पर काफी प्रचार कर रहे हैं उनके लिए। शोएब इकबाल की उम्मीदवार खड़ा करने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट दोबारा हासिल करना एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि एक तरफ सामने भारतीय जनता पार्टी है जिनका प्रत्याशी टक्कर दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी से शोएब इकबाल, हालांकि अब आम आदमी पार्टी में नहीं रहे हैं, उन्होंने जो उम्मीदवार खड़ा किया है वो कितने वोट काटेगा आम आदमी पार्टी के, ये भी देखना तेज होगा। आप विधायकों की बगावत तेज नजर आ रही है मतदान के लिए, लेकिन 580 बूथ तैयार है और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार इन 12 वार्डों पर आखिर जनता किसको चुनती है। अभी बात तो हमने एमसीडी उपचुनाव को लेकर की, अब पूजा एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भी हवा जो है बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है और सुबह के समय कुछ इलाकों में AQI में हल्की गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं है। ठंड बढ़ने और तापमान गिरने की वजह से हवा की मूवमेंट जो है वह कम हुआ है और जिस कारण स्मोग और घना कोहरा दिखाई दे रहा है। राजधानी के कई प्रमुख इलाके, जिसकी बात करें हम, आनंद विहार की हो गई, द्वारका सेक्टर 8, नरेला, नेहरू नगर और RK-पुरम, यहाँ पर AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। वहीं लोधी रोड और अलीपुर जैसे क्षेत्र में AQI थोड़ा बेहतर देखने को मिल रहा है, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी बेहद खराब बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को अब सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश देखने को मिल रही है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने मास्क पहनने और सुबह के समय बाहर कम निकलने की सलाह दी है। अब जिस तरीके से लगातार दिल्ली का AQI बढ़ रहा है, देखने को मिल रहा है पूजा का भी कुछ पॉइंट नीचे देखने को मिलता है, फिर अगले दिन वही बढ़ा हुआ नजर आता है। हालांकि 3 से 4 दिन जो है पॉल्यूशन से राहत देखने को मिली थी, वहीं ग्राफ 3 हटा दिया गया था, पर अब फिर से जो है पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जनता की तरफ से भी लगातार प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं, आखिर उनको कब इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में आज भी देखिए प्रदूषण का प्रकोप जारी है। दूसरे दिनों के मुकाबले आज सुबह AQI में थोड़ी सी गिरावट देखी गई, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। कई इलाकों में AQI लेवल 300 के नीचे आ गया। ठंड बढ़ने से हवा और भारी हो गई, स्मॉग और घना हो गया। कम तापमान का प्रदूषण पर सीधा असर दिखाई दिया। कई जगहों पर AQI अब भी एक गंभीर श्रेणी के करीब ही बताया जा रहा है। कहां पर कितना AQI है, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको जरा बता देते हैं। नेहरू नगर में 319 रिकॉर्ड किया गया है, नरेला में 279 रिकॉर्ड हुआ है, द्वारका सेक्टर 8 में 283, मुनका में 283, चांदनी चौक में 281 रिकॉर्ड हुआ है और जहांगीरपुरी में 324 रिकॉर्ड हुआ है। वहीं बवाना में 295, रोहिणी में 292, विवेक विहार में 290 और वजीरपुर में 282, अशोक विहार में 275, बुराड़ी में 354 और ITO पर 270 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। पटपरगंज पे 279 और आनंद विहार में 282, अलीपुर में 248 और CRRI मथुरा रोड पर 262 AQI दर्ज किया गया है। लोधी रोड पर 251, नजफगढ़ में 242 और RK-पुरम में 308 और सोनिया विहार में 277 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो कहीं राहत मिली है तो कहीं ये AQI बढ़ता हुआ नजर आया है, पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है पूजा, क्योंकि हम डेली देख रहे हैं इस तरीके से पॉल्यूशन में फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आ रहा है और ये हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं कि आपके एरिया में फिलहाल पॉल्यूशन कितना बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी पूजा कि इस पॉल्यूशन में कब तक दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी और कितना समय और लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से ठंड और बढ़ेगी उतना ही पॉल्यूशन और बढ़ेगा। लगातार हमारे साथ जब पर्यावरणविद जुड़ते हैं तो उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ये कोई परमानेंट राहत नहीं है। जिस तरीके से हवा चलती है तो थोड़ा पॉल्यूशन कम हो जाता है, पर आने वाले दिनों में ये पॉल्यूशन और बढ़ेगा और विकराल रूप ले सकता है। और एक ग्राफिक्स के माध्यम से भी
हम आपको दिखा रहे हैं, मुंडका की बात 283 हो गया, चांदनी चौक 281 हो गया। हालांकि 300 से नीचे यहाँ पर अब AQI देखने को मिला है। बिल्कुल परमानेंट राहत भी नहीं है ये, और कोई राहत ही नहीं है दरअसल। ये अगर 200 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच रहा है तो वो भी बहुत पुअर कैटेगरी ही होती है, और एक हेल्दी इंसान के लिए ये हवा बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम हर दिन इस इशू को उठाते हैं, हम हर दिन इस पर बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं ताकि प्रशासन भाई अपनी नींद से जागे, सरकार अपनी नींद से जागे और इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया जाए। आप दिल्ली वालों को सिर्फ भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। आप जो तमाम स्टेप्स उठा रहे हैं, अगर उनका कोई असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो आपको उन स्टेप्स को चेंज करने की जरूरत है आपको, और पाबंदियां लगाने की जरूरत है। जो एक्सपेरिमेंट आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, जो स्टेप आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, इतने सालों से उन स्टेप्स को रिपीट करने से सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी हो रही है। इस वजह से बहुत ज्यादा इसको गंभीरता से इस विषय को लेने की जरूरत है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई सिर्फ राजधानी का इशू नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स है वहां पर भी हालात आपने देखे हैं कि क्या है, वहां के हालात भी कुछ एयर क्वालिटी की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इसको तो राज्य सरकारों को बैठकर भी इस पर डिस्कशन करना चाहिए और बहुत गंभीरता से इस विषय को लेकर कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाने चाहिए जिसके तहत लोगों को राहत मिले। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। जिस तरीके से मेरी सहयोगी ने भी बताया कि कदम तो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आज राहत मिलती है, अगले दिन फिर से देखने को मिलता है पॉल्यूशन उसी तरीके से बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। पूजा, अब देखने को मिल रहा है कि राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है, जिन्होंने दावे किए थे वो सभी दावे जो है फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बीजेपी सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई काम ही नहीं किया, इस वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया है। पर वही बात है ना, जनता को क्या मतलब अभी की सरकार कौन है, पिछली सरकार कौन थी, किसने पॉल्यूशन में काम नहीं किया। जनता को तो यही मतलब है अभी की स्थिति क्या है और अब पॉल्यूशन कैसे कम हो रहा है। और जनता की तरफ से भी यही सवाल उठाया जा रहा है। लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं दिल्ली में। जंतर मंतर की बात की जाए, इंडिया गेट की बात की जाए, तो लगातार जनता इकट्ठी हो रही है। उनकी तरफ से एक ही सवाल किया जा रहा है, कब उनको इस पॉल्यूशन से राहत मिलेगी, कब वो एक स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे। और सवाल भी बिल्कुल बनता है पूजा, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है और लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आजकल हम अपने आसपास देख रहे हैं, सभी बीमार देखने को मिल रहे हैं, सभी के गलों में खराश हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। और हम थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं और वो इन्वायरमेंट में एक सांस लेने में ऐसा लगता है कि भाई एक लेयर सामने आ रही है और दम घुटने लगा है लोगों का। और सबसे ज्यादा बच्चों की बात की जाए, बुजुर्ग की बात की जाए, उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं, वो इस वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। एंड ऑनेस्टली एज अ डेलीआइट, दिल्ली पीपल डोंट केयर कि किसकी सरकार है। व्हाट दे केयर अबाउट इज कि आप उनकी प्रॉब्लम से उनको सोल्यूशन, उससे बाहर तो निकालिए। अब बदलाव तो किया ही इसलिए था ना कि भाई ये जो इश्यूज हैं जो हर साल फेस करने पड़ रहे हैं, यही तो गा के आए थे सरकार में कि इन समस्याओं से निदान दिलाएंगे हम आपको। ये सरकार कुछ नहीं करती। पिछली सरकार पर जब, क्योंकि राजनीति की आपने बात की है, तो दिल्ली में ऐसा कोई मुद्दा तो होता नहीं है जिस पर पॉलिटिक्स नहीं होती है। और पोल्यूशन ऐसा मुद्दा है, जब सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी उनको घेरती थी, कांग्रेस घेरती थी। अब बीजेपी अगर सत्ता में है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस घेर रही है। मेन कंसर्न ये है कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, क्योंकि जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो काफी नहीं है। तो ऐसे में या तो देखिए आप अपने स्टेप्स को अपग्रेड करिए, या तो आप उसमें आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे कोई राहत मिल नहीं सकती है या इसका सोल्यूशन मिल नहीं सकता है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड जब स्टडीज सामने आती है तो ये देखने को मिला है, कई ऐसी कंट्रीज रही हैं भाई जहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और उसके बाद वहाँ हवा की क्वालिटी एकदम ठीक हो गई। तो उसके लिए तमाम रिस्ट्रिक्शंस आपको लगानी होगी, तमाम नियम आपको कड़े करने होंगे। उसके लिए अगर लोगों को शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना भी पड़े तो पीपल विल एडजस्ट एंड लोग इस चीज़ में बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि उनको भी एक साफ हवा चाहिए। उनको भी ये नहीं चाहिए कि जब वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको गले में खराश होने लग जा रही है, जब वो बीमार भी नहीं है तब भी। तो ऐसे में देखिए इस हवा को साफ कीजिए भाई। और इसी को लेकर बार बार इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं, पूछे भी जा रहे हैं, पूछे भी इसीलिए ही जाते हैं ताकि इस चीज़ को एटलीस्ट कंसीडर किया जाए कि ये इशू कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पूजा, आप देखिए जिस तरीके से हमने पॉल्यूशन को लेकर बात की, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान भारत की तरफ अब तेजी से बढ़ रहा है। ये तूफान आज किसी भी वक्त नॉर्थ तमिलनाडु, पुडुचेरी और साउथ आंध्र प्रदेश के तटों से टकराएगा और इसको लेकर अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। हालात के मद्देनजर मौके पर एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात की गई हैं और जिस तरीके से ये तूफान अब बढ़ रहा है, खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तूफान की वजह से श्रीलंका में 150 लोगों की भी मौत हो गई है।
इसके अलावा कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं और साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी और उससे सटे नॉर्थ श्रीलंका और तमिलनाडु तटों पर चक्रवाती तूफान अब पिछले 6 घंटे के दौरान 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग उत्तर की तरफ अब बढ़ने लगा है। तो दितवा तूफान 19 नवंबर 2025 को रात 11:30 बजे साउथ वेस्ट बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों पर अक्षांश लगभग 10.7 डिग्री नॉर्थ और देशांतर 80.6 डिग्री ईस्ट के पास वेदारण्यम से करीब 90 किलोमीटर पूर्व और उत्तर पूर्व और कराईकल से 90 किलोमीटर पूर्व और दक्षिण पूर्व, श्रीलंका के जाफना से 130 किलोमीटर उत्तर और उत्तर पूर्व, पुडुचेरी से 160 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व और चेन्नई से 260 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित था। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में दितवा तूफान उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर समानांतर उत्तर दिशा में बढ़ सकता है और उत्तर दिशा की तरफ से बढ़ते हुए दितवा चक्रवाती तूफान 30 नवंबर यानी कि आज सुबह और शाम तक जो है क्रमशः तमिलनाडु और पुडुचेरी में तटों से न्यूनतम 50 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी के साउथ वेस्ट में केंद्रित होगा। और इस बीच केरल के सीएम पिनराई विजयन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी भी लिखकर चक्रवात दितवा की वजह से श्रीलंका में फंसे भारतीयों के लिए राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद की पेशकश की है। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि विजयन ने अपने लेटर में कहा है कि चक्रवात दितवा के कारण श्रीलंका के जो है कोलंबो में स्थित भंडारनाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी अव्यवस्था हो गई है और इस कारण से करीब 300 भारतीय यात्री फंस गए हैं और इसमें से कई केरल के निवासी बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय यात्री पिछले 3 दिनों से फंसे हुए हैं। अब जिस तरीके से बोला जा रहा है कि आज किसी भी समय पर ये तूफान एंट्री कर सकता है, अब लोगों में दहशत भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से देखिए अलर्ट तो जारी कर ही दिया गया है। एनडीआरएफ की 14 टीमें भी तैनात कर दी गई है और भारत की तरफ दितवा तूफान बढ़ रहा है। ऐसे में अलर्ट रहने के लिए बार बार अपील की जा रही है। भारत में अब यही बताया जा रहा है कि आज ये हिट कर सकता है, एंटर कर सकता है। कोलंबो एयरपोर्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की गई है। दितवा तूफान को लेकर इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और पेट्रोल डीजल की बात करते हैं। फ्यूल्स के बारे में जान लीजिए क्या प्राइसेस है आज। आपकी गाड़ी अगर फ्यूल स्टेशन की ओर रुक करने वाली है तो रुक जाइए, पहले कीमतें देख लीजिए। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 पर लीटर है, डीजल की कीमत 87.67 पर लीटर है और सीएनजी के दाम 77.09 पर किलोग्राम है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94.85 पर लीटर और वहीं डीजल की कीमत है 88 पर लीटर और वहीं सीएनजी की कीमत है 81.70 पर किलोग्राम। तो ये नोएडा की कीमत है। वहीं गुरुग्राम की भी बात कर लेते हैं तो गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत है 94.24 पर लीटर और वहीं डीजल की कीमत है लगभग 88.10 पर लीटर और साथ ही सीएनजी की कीमत है 82.12 पर किलोग्राम। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं कि कितना आपके यहाँ पे पेट्रोल सीएनजी के दाम बने हुए हैं और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है तो दिल्ली में सीएनजी के दाम जो है थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं और वहीं नोएडा और गुरुग्राम में जो है अधिक देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम रहे। अब आप जान लीजिए सोने चांदी के दाम क्या है आज दिल्ली में। रोजाना गिरते बढ़ते ही रहते हैं और लोगों को काफी ज्यादा हैरान भी कर रहे हैं। सोने और चांदी के दाम आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,41,393 प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी है और वहीं चांदी की बात की जाए तो 1,85,000 रुपए प्रति किलो बनी हुई है। और आज देखिए पूजा, कल से अगर कंपैरिजन किया जाए तो सोने और चांदी दोनों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कल गोल्ड के दाम देखने को मिले थे तो 40 से नीचे थे, वहीं चांदी के दाम भी 80 से नीचे थे और आज ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अब देखिए समय की कमी है और जाते जाते आपको आज का इतिहास भी बता देते हैं। आज 30 नवंबर है। आज ही के दिन क्या हुआ था, 1731 में बीजिंग में भूकंप से लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं 1939 में तत्कालीन सोवियत रूस ने सीमा विवाद को लेकर फिनलैंड पर आक्रमण किया था। तो ये आज का इतिहास है और सभी अपडेट्स हमने आपको दिए। उपचुनाव की बात की जाए या फिर सोने चांदी की बात की जाए तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।